रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में भी चंद अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से नवाज संगरा, इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन ने और कोयटा से शाह हुसैन तरीन ने। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताएंगे शहर इस्लामाबाद की बात, जहां 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मंजूर शुदा लेआउट प्लान ना होने की वजह से गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। कैबिनेट डिवीजन एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी बगैर मंजूर शुदा लेआउट प्लान वाली सोसाइटीज में शामिल हैं और दस्तावेजात के मुताबिक सिर्फ 6 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लेआउट प्लान मंजूर शुदा हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन। जावेद, ये बताइएगा कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनाई क्यों जाती हैं और क्या इनमें कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है जिसकी वजह से ये गैर कानूनी करार दी गई हैं? जी फरजाना, जैसा कि आज की जो स्टोरी है वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से मुतालिक है और इनका जो क़याम है वो आम तौर पर जिस तरह के सरकारी जो मुलाजमीन हैं, सरकारी महकमे हैं, उनके मुलाजमीन की रिहायशी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ये सोसाइटीज़ कायम की जाती हैं। और इसका जो एक्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्ट 1925, उसके तहत जो है वो ये सोसाइटीज़ जो है उनका क़याम अमल में लाया जाता है। तो आपको बताएं कि पिछले दिनों में जो एक चीज़ और जो स्टोरी जो डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हुए हैं उसमें इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में जैसा कि 18 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें से 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो गैर कानूनी करार दिए जाने का इंकशाफ सामने आया है। अच्छा। और इस हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं उसमें तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई गई हैं कि इनके जो लेआउट प्लान हैं वो मंजूर शुदा लेआउट प्लान के बगैर जो है वो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही थी। एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जैसा कि सरकारी महकमों के अंडर ही ये कायम की जाती हैं, वही इनकी निगरानी करते हैं और इनमें जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो वहाँ की जो एक सोसाइटी कायम होती है वो इसको मैनेजमेंट कमेटी देख रही होती है और ओवरऑल जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी निगरानी करती है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस की निगरानी करता है। तो उसके तहत ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की जाती हैं। अब ये जो 12 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ डिक्लेयर हुई हैं उनमें लेआउट प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से अब उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया है। आपको बताएं कि इसमें जो 18 में से 6 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको उन्होंने लीगल करार दिया है। अच्छा। और जो गैर कानूनी करार दी गई हैं उसमें आपको बताएं कि कैबिनेट डिवीजन एम्प्लॉयज़ की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा। वो भी बगैर मंजूर शुदा लेआउट प्लान के तहत कायम की गई। और पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसमें शामिल है, फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इस्लामाबाद फार्मिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसमें शामिल है। इसी तरह से अकाउंट्स ग्रुप के ऑफिसर्स के लिए कायम की गई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और CBR एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इसी तरह से सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसमें शामिल है और सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसमें शामिल है। इसकी जो वजह है वो यही है कि इसका जो लेआउट प्लान था जो पहले से बताया गया था, मुतय्यन करदा जो तरीक़ाकार था, कवायद ज़वाबित थे, उसके तहत नहीं तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से अब इन हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो प्लॉट्स का लेन देन, ट्रांसफ़र और इसकी जो अलॉटमेंट है वो मुअत्तल कर दी गई है, बंद कर दी गई है, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ताहद्दे के इनकी जो लेआउट प्लान है वो अकॉर्डिंगली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाय लॉज हैं उसके तहत नहीं बनाया जाता, तब तक इनकी लेन देन के हवाले से जो मामलात हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी तरफ जो एक पहलू और भी सामने आया जब हम इस स्टोरी पर काम कर रहे थे तो बेशतर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि जो सरकारी मुलाजमीन को अलॉटमेंट होती है या तो उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो आगे भेज दी जाती हैं या फिर वो ओपन मार्केट में प्लॉट फ़रोख्त कर दिए जाते हैं और वो ओपन मार्केट में आपको पता है कि भारी भरकम मुनाफे के साथ ये फाइलें और प्लॉट जो हैं वो बेचे जाते हैं। इसमें एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका ताल्लुक कौमी असम्बली सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से है, गो कि उसका लेआउट प्लान और उसका NOC जारी हो चुका है, लेकिन वहाँ पर जो एक सोसाइटी और कमेटी कायम की गई थी उनके 3 ओहदेदारों ने एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे
50 करोड़ रुपया जो है उसका निकलवाया अकाउंट से। और उसकी जो वजूहात सामने आई हैं वो ये कि जो फेडरल हाउसिंग एम्प्लॉयज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि 500 प्लॉट्स जो हैं वो डेवलप करके उनको देंगे, लेकिन उसके बदले में 191 प्लॉट उनको दिए गए। और अभी तकरीबन 500 ऐसे लोग हैं जो कि दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको अभी तक प्लॉट अलॉट नहीं हुए। अच्छा, अब इसकी एक बड़ी वजह ये भी है हम आएंगे। इससे पहले तो ये बात भी जानना जरूरी है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज में बेशतर के गैर कानूनी होने की वजह जो है वो लेआउट प्लान की मंजूरी ना होना है। तो उसकी क्या वजह है, क्या कवायद हैं जिनको पूरा नहीं किया गया जिसकी वजह से इनका लेआउट प्लान मंजूर नहीं हुआ? जी देखिए, लेआउट प्लान के लिए अमूमी तौर पर जो बायलॉज हैं वो ये बताते हैं कि जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से तरतीब दिया जाएगा और उसमें जो यूटिलिटी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से कायम किया जाएगा, और जिस तरह के उनमें पार्क्स हैं या दीगर जो सर्विसेज फ्राहम की जानी है उस हवाले से जो चीज़ें शामिल की जाएंगी। लेकिन अमूमी तौर पर यहाँ पर यह देखा जाता है कि जिसे आम तौर पर कराची या सिंध में चाइना कटिंग कहा जाता है, तो उस हवाले से जो ज़मीन है उसको ओपन मार्केट में बेचने के लिए उसकी जो कटिंग है उसमें बेज़ाब्तियाँ की जाती हैं और बेशतर जो चीज़ें उसमें शामिल की जानी होती हैं लेआउट के मुताबिक वो नहीं शामिल की जाती, जिसकी वजह से अगर उसका ऑडिट करवा लिया जाए तो वो फिर ऑडिट में ये चीज़ें सामने आती हैं। तो अमूमी तौर पर ऑडिट तो होते नहीं, अगर ऑडिट करवाया जाए तो इस तरह की इरेगुलरिटीज़ उसमें सामने आती हैं। और आपको बताते चलें कि 2020 में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में FATF की तरफ से भी एक बार और कंडीशन रखी गई थी कि जो इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके कानून को सख्त बनाया जाए, क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग का एक पहलू इसमें जो है वो जिक्र किया गया था FATF की तरफ से कि इन रेगुलरिटीज़ को रेगुलराइज किया जाए और जो ऑडिट हैं इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के उनको सख्त बनाया जाए। इस हवाले से कानून में तरमीम भी की गई 2020 में और वो अमेंडमेंट बिल जो है वो मंजूर किया गया, जिसके बाद अब ये कंडीशन है कि उसकी जो ऑडिट्स हैं वो भी करवाए जाएं। इसलिए जो चीज़ें इरेगुलर हो रही हैं उनका अगर ऑडिट करवाया जाता है तो फिर उसमें वो चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें अब ये जो 12 बहुत बड़ी तादाद है, मजमूई तौर पर 18 में से 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का गैर कानूनी करार दिया जाना, तो इसका मतलब ये है कि है ना, तो इतनी सोसाइटीज जावेद बनी है इन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो ये क्या सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को ही अलॉट की जाती हैं या किसी और को भी अलॉट कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, इसमें अलॉटमेंट तो बुनियादी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन जिस महकमे के हैं जिनका जिक्र हमने किया है उन्हीं महकमों के मुलाजमीन के लिए उनकी रहायशी सहूलियात को फ्राहम करने के लिए ये उनको अलॉट किए जाते हैं। लेकिन आमतौर पर हमने देखा कि अगर आप किसी सरकारी सेक्रेटरीट या विफाकी सेक्रेटरीट में या सूबाई सेक्रेटरीट में चले जाएं तो वहाँ पर आपको जगह जगह दीवारों पे कुछ पोस्टर्स अवेजा दिखाई देते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिनके नाम पर प्लॉट या फाइल्स अलॉट हो चुकी हैं वो अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क है जो कि कम दामों में ख़रीदने के लिए ऐसे प्लॉट्स जहाँ पर लोग इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं या वो मामला लिटिगेशन में चले गए और उनको अभी तक प्लॉट नहीं मिला या उनका घर वहाँ पर तामीर नहीं हो सका, तो वो ऐसी मजबूरियों में आकर लोग अपनी फ़ाइल जो है वो कम दामों में बेच देते हैं और फिर ये फ़ाइल जो है वो ओपन मार्केट में चली जाती हैं और फिर जो सरकारी मुलाजिम नहीं है वो ओपन मार्केट से वो फाइल लेके या उस प्लॉट। सोचने का मरहला है ये, क्योंकि इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत में वहाँ भी ऐसे इशूज़ का होना, क्या वफाकी हुकूमत और तरक्याती इदारों पर यह सवालिया निशान नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से विफाकी हुकूमत और जो यहाँ पर तरक्याती इदारा है CDA उनके ऊपर ये सवालिया निशान पैदा होते हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं जिसमें लोग जो हैं वो दरबदर ठोकरें खा रहे हों और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इन्हीं प्लॉट्स के हसूल के लिए गुजर जाए, जिन्होंने पूरी उम्र जो है वो सर्विस में लगाई हो और उनकी जो दाद रसी ना हो, तो ये सवालिया निशान अपने तौर पर मौजूद हैं। लेकिन जो फ़ाइल है वो आपको पता है कि कहाँ से गुजरती है और कहाँ से उसको फिर पहिए लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो सेक्टर है जहाँ पर फ़ाइलों को पहिए लगते हैं तो वो काम आगे बढ़ता है और जब तक पहिए ना लगे तो काम नहीं होता। तो इस हवाले से बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। हम अगले प्रोग्राम्स में जो दीगर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि मशरूम ग्रोथ हुई है और इस्लामाबाद का जो एक मॉडल था जो कि बिल्कुल बिगड़ के रह गया है और जो इस्लामाबाद जिन खतूत पर तामीर किया गया था
आप इसके इर्द गिर्द इतनी इलीगल हाउसिंग बिल्कुल, सोसाइटीज वो बुनियादें तो अब हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिस तरह से इलीगल सोसाइटीज वहाँ पर तामीर की जा रही हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस्लामाबाद जो कि दारुल हुकूमत है, अगर वहाँ पर भी ये सारे काम देखने को मिलेंगे तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। नाजरीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि अमूमन किसी भी फसल के अच्छा होने पर किसान और मुल्क की हुकूमत दोनों खुश होते हैं, क्योंकि एक तो किसान को अच्छी आमदन होती है, तो दूसरी जानिब मुल्क में साल भर उस चीज़ की किल्लत नहीं होती। लेकिन बज़ाहिर दुनिया के बरक्स पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ये मामला उलट है। गंदम की बम्पर क्रॉप यानी ज़्यादा पैदावार के बाद भी किसान हमें सरापाए एहतजाज ही दिखाई दे रहे हैं। और पंजाब हुकूमत ने किसानों को सब्सिडीज और ज़राई मशीनरी देने का ऐलान किया है। क्या ऐसे में किसानों की मुश्किलात कम हो सकेंगी? मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाज संगरा से। कहा जाता है कि पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, मगर इस साल की बात करें तो किसानों को फसल का रेट नहीं मिला। तमाम कैश क्रॉप गंदम, चावल, मकई और कॉटन की कीमतों पर किसान एहतजाज करते ही दिखाई दे रहे हैं। किसान को फसलों का रेट ना मिलने की क्या वजह है? देखें जी, आपने जिस तरह बात की कि इस साल जो है वो पाकिस्तानी किसान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में रहा है। बिलखुसूस जो पंजाब का किसान है उसको किसी भी फसल का जो है वो रेट नहीं मिला। और तमाम जो कैश क्रॉप हैं जिसमें गंदम है, उसके अलावा चावल है, मक्की है और काटन है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ है, उनके पिछली हुकूमत में काटन का रेट जो है वो 8,500 रुपये मुकर्रर किया गया था सरकारी तौर पर, लेकिन उसके बावजूद वो रेट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और किसान जो है वो 6,500 से 7,000 रुपये में जो है वो काटन बेचने पर मजबूर हुआ। उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन किसी सतह पर जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और किसान को काटन का रेट नहीं मिल सका। उसी तरह क्योंकि काटन एक बड़ी फसल है आपकी, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर की हैं। अगर काटन अच्छी होगी तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, और टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो करेगा तो आपकी जो मुल्क की मईशत है उस पर उसके जो है वो बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अगर हम गंदम की बात करें तो इस साल जो है वो पाकिस्तान में किसान ने रिकॉर्ड गंदम की जो है वो पैदावार की है। तकरीबन 3 करोड़ टन जो है अब वो पाकिस्तान में इस साल जो है वो गंदम की पैदावार हुई है। उसमें से 1,30,00,000 टन जो है वो किसान ने अपने पास रखी है, जो सीड के लिए इस्तेमाल होगी, जो किसान के खाने के लिए इस्तेमाल होगी। जबकि उसमें जो 1,70,00,000 टन गंदम है वो किसान ने जो है वो फ़रोख्त की है। उसमें किसान को भारी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा है। किसान को तकरीबन 1100 अरब रुपए का ये बताया जा रहा है कि उसमें खसारा हुआ। इसी तरह अगर मक्की की बात करें तो मक्की में भी किसान जो 4,000 रुपये में मक्की फ़रोख्त कर रहा था, इस बार उसको जो है वो 1,800 से 1,600 रुपये में वो मक्की फ़रोख्त करनी पड़ी। उसमें भी उसको जो है वो भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम चावल की बात करें तो उसमें भी उस तरह का रेट जो पिछले साल मिला था किसान को, तकरीबन 66 रुपये फ़ी मन तक जो है वो गंदम जो मुंजी है वो फ़रोख्त हुई। लेकिन इस साल जो है वही जो धान की फसल है वो 4,000 से 4,200 रुपये तक रही। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब आगे ये इसकी जो सोएंग है वो शुरू होने जा रही है। जो धान की फसल है तो उसमें किसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि उसको जो गंदम में खसारा हुआ है वो उसको अभी तक जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फरजाना, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में जो है वो 2 चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, एक गुड्स होती हैं, दूसरी सर्विसेज होती हैं। बहुत सारे ममालिक हैं जो हैं वो अपना उनका इन्हसार गुड्स पे होता है और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी सर्विसेज फ़रोख्त करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सर्विसेज का सेक्टर जो है वो इंतहाई छोटा है। अगर हम हमसाया मुल्क की देख लें तो उनकी IT एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त 200 से 300 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रही है। हमारी अभी 3 बिलियन डॉलर पर जो है वो खड़ी है। सर्विसेज में हम जो है वो बहुत पीछे हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज़ जो बचती है वो गुड्स बचती है। गुड्स के लिए तमाम जो रॉ मटेरियल है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आपकी शुगर हो, आपकी राइस हो, आपकी जो तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको जो रॉ मटेरियल है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर फराहम करता है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इस बार जो हुआ है ये बहुत तशवीशनाक है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया गया और हुकूमत ने जो है वो किसान को जो है वो रुला कर रख दिया। किसान इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बता रहे हैं कि किसान को इस साल जो है वो सही रेट नहीं मिला है, तो किसान बददिल हुआ तो कहीं ज़राअत मुतासिर होने का खदशा है कि किसान फसलें उगाना बंद कर दे या कम उगाए, और मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के मसले का अंदेशा तो नहीं है फिर?
बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं ग़िज़ाई किल्लत का अंदेशा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की वो एक दिलचस्पी के साथ फसलें उगा रहा था, जिस तरह उसको हैवी प्रॉफिट आ रहा था, हमने खत्म हो गई है ना, दिलचस्पी कम होती जा रही है। बिल्कुल हमने ये भी देखा कि जो अर्बन इलाकों से लोग जो शहरों में बैठे थे वो बिजनेस करने के लिए देहातों की तरफ उन्होंने मूव किया, वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर में जाके ज़मीनों के ठेके लिए, वहाँ पर ज़राअत की और वहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, बहुत भारी जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और भारी प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन इस टाइम जो है वो उन्हीं ज़मीनों का जो है कोई ठेका जो ज़मींदार है उसे लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो ज़मीनें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। अभी ये धान की सोइंग जो है वो होने जा रही है, लेकिन उसमें भी किसान जो है वो भारी दिलचस्पी नहीं ले रहा, क्योंकि उसको यही बताया जा रहा है कि जो धान पिछली दफ़ा आपने 4500 या 4600 रुपये में फ़रोख्त की थी फ़ी मन, इस बार उसे को यही बताया जा रहा है मार्केट में कि इसका रेट जो है वो 2500 से 2600 रुपये फ़ी मन रहेगा। तो इस वजह से किसान जब ये देख रहा है कि उसको प्रॉफिट नहीं होना बल्कि उसमें लॉस होना है, तो वो इस चीज़ की तरफ क्यों जाएगा। इसके अलावा तमाम जो दीगर हैं, जिसमें अगर हम काटन की बात करें तो ये काटन एक बहुत बड़ा इशू है। अब इस वक्त जो है वो काटन जीनस जो हैं वो भी प्रोटेस्ट पे चले गए हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबात किए हैं। इस हवाले से पंजाब असम्बली में भी इस पर बहस हुई है, और जो सूबाई वज़ीर ज़राअत है उनकी जानिब से वफाकी हुकूमत को एक ख़त भी लिखा गया है जिसमें ये कहा गया कि काटन जीनस के जो हैं वो मसाइल हल किए जाएँ। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है वो किसान के मसाइल हल होते दिखाई नहीं दे रहे, किसान आज भी परेशान है। दही मईशत जो है इसका बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जो GDP है उसमें 23% है जो दही में जो ज़राअत का है। और इसके नवाज, इस साल जो है गंदम का इशू जो था वो बहुत ज़्यादा रेज हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमने उसकी वेस्टेज भी देखी, काफ़ी ज़्यादा वो है ख़राब निकली, तो हुकूमत ने भी गंदम नहीं खरीदी। उसकी क्या वजह सामने आई है? देखिए, हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी, इस पे मल्टीपल जो है उनकी आ रहा है, वो कह रहे थे कि जी गंदम गिली है हम इसलिए नहीं खरीद। मतलब हुकूमत को इन्होंने जो आवाम है, जो किसान है, उसको पूरा इन्होंने एक झांसा दे के रखा कि हम आज खरीदने जा रहे हैं। जो किसान ऐप है वो भी इन्होंने बारदाना ऐप भी बनाई, दिया जाता था किसानों को कि हम आपसे गंदम खरीदेंगे, लेकिन कुछ अर्से बाद फिर वो मामला ठंडा पड़ जाता था और किसान वहीं का वहीं वो चीख रहा है, एहतजाज कर रहा है, रुल रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हुकूमत ने नहीं खरीदी वो गंदम। हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ दिया? हुकूमत ये कह रही है कि हम गंदम नहीं खरीद रहे, क्योंकि हमारे पास जो पिछले साल की गंदम है वो मौजूद है, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो गंदम की इंपोर्ट थी। इन्होंने ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ली। जब इंपोर्टेड गंदम जो है वो मार्केट में आ गई, तो पंजाब हुकूमत ने जो पिछले साल गंदम ख़रीदी थी 44 लाख टन, उसमें से जो है वो 23 लाख टन इस वक्त जो है वो पंजाब हुकूमत के पास पड़ा है, क्योंकि जितना प्राइवेट सेक्टर है उसने तो बाहर से सस्ती गंदम खरीद ली है। उसने बाहर से जो है वो 2500 से 2600 रुपये फ़ी मन में जो है वो गंदम खरीद लिया। तो वो किसान जो हुकूमत है उससे 3900 रुपये में गंदम क्यों खरीदे। इसमें एक और अहम बात जो आज और कल सामने आ रही है कि जैसे ही गंदम किसान के हाथ से निकली है तो मार्केट में जो है वो आटे का रेट बढ़ना शुरू हो गया। इस वक्त जो आटा है, इस वक्त आटे का रेट जो है वो 200 रुपये, जो 20 किलो का थैला उसमें 200 रुपये फ़ी थैला जो है वो इजाफा हो गया, और वो 1800 रुपये तक जो है वो मार्केट में पहुंच चुका है। दूसरी जानिब हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम नहीं कर रही, महज जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, लोगों को जो है वो मुतमिन किया जा रहा है, लेकिन जो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री है उसको नहीं कहा जा रहा है कि वो कीमतें जो है वो रोज़ाना क्यों बढ़ा रहे हैं। आज भी 50 रुपये जो है वो आटे का रेट जो है वो बढ़ाया गया। हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया था कि जब आटे का रेट कम हुआ तो इन्होंने जो है वो नान और रोटी की कीमत कम की, लेकिन अब जो सूरत हाल बनती जा रही है जिसमें फ़ाइन है, मैदा है, उसके अलावा गंदम है, आटा है, उसका तमाम का रेट जब बढ़ने जा रहा है तो रोटी का रेट भी ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को ये चाहिए कि किसान को जो है वो फैसिलिटेट करें। लेकिन नवाज फैसिलिटेट तो करने जा रही है, हुकूमत ने गंदम तो नहीं खरीदी, मगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में किसान को बड़ा ज़रूरी पैकेज देने जा रही है, और जिसमें कहा जा रहा है कि बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, ट्रैक्टर्स और ज़रूरी मशीनरी सब्सिडाइज रेट पर दी जा रही हैं। तो क्या ये भी ऐलान ही होगा? इस पर क्या किसान खुशहाल होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये एक ऐलान जो है ये सामने आया, और ये अच्छी चीज़ है कि हुकूमत करने जा रही है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत जो इस वक्त जो सब्सिडी देने जा रही है उसमें 150 अरब रुपए की लागत से जो है वो किसानों को किसान कार्ड दिया जा रहा है, जिस पर फ़ी एकड़ जो है वो 30,000 रुपये कर्ज लिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
1.5 लाख तक जो है वो एक किसान को 5 एकड़ पर जो है वो कर्ज दिया जाएगा। उसके साथ साथ 30 अरब रुपए की, ये एक अच्छी चीज़ है, 30 अरब रुपए की लागत से जो है वो 15,000 मुख्तलिफ जो हार्स पावर के ट्रैक्टर्स हैं वो किसानों को जो है वो पंजाब हुकूमत इस साल जो है वो देने जा रही है। उसके अलावा 7,000 जो बिजली पर ट्यूबवेल थे उनको सोलर पर किया जा रहा है, क्योंकि बिजली की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है और किसान उससे जो है वो उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि खादें भी महंगी हैं, पेस्टिसाइड्स भी महंगी हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जब रेट्स नहीं दिलवाती तो किसान को इन सारी जो सब्सिडीज़ हैं इससे कोई बड़ा जो है वो फ़ायदा बज़ाहिर होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त भी जो यूरिया है वो मार्केट में ब्लैक रेट पर फ़रोख्त हो रहा है। 4400 रुपये कंपनी रेट है, लेकिन इस वक्त भी 5 से 5,500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। नवाज, आपने बात की कि किसानों ने फसलें उगाना कम कर दी हैं, दिलचस्पी कम हो गई है, तो इस ज़रूरी पैकेज के बाद क्या उनकी दिलचस्पी वापस लौट आएगी और किसान खुद बजाते खुद कितना खुशहाल होगा? मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इससे जो किसान की दिलचस्पी है वो वापस लौट आएगी, क्योंकि किसान ये चाहता है, किसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वो फसल पे अपनी मेहनत करे और उस मेहनत का जो है वो उसे फल मिले। सबसे उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है, क्योंकि ये जो सरकारी जितनी स्कीमें होती हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, एक आम जो सादा किसान है वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। लेकिन जो फसल का रेट है वो तो एक आम आदमी जो है वो फसल उगाएगा, आड़ती को जाके देगा या सरकार को जाके देगा, उसको उसके पैसे आएंगे, उसको खुशहाली आएगी, उसके बच्चे शहरों में पढ़ेंगे, उसका रहन सहन जो है वो बेहतर होगा। लेकिन ये सब्सिडीज़ जो है इसमें उलझाया जा रहा है, इसमें हुकूमत जो है वो किसान को मजबूर कर रही है कि अगर आप किसान कार्ड के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे तब जाके आप दूसरी चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। इनको ये भी ख़तरा पैदा हो गया है कि अगर ये किसान कार्ड पे लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो लोग इसमें जो है वो दिलचस्पी नहीं लेंगे। इन्होंने 12.5 एकड़ तक के लिए चीज़ें रखी। 12.5 एकड़ तक का जो किसान है उसको ट्रैक्टर की या हार्वेस्टर की या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि डे टू डे उसकी जो फसल है वो अच्छी हो, किसान जो हुकूमत है उसका रेट दे और उसमें उसके लिए जो है वो बेहतरी है। एक और चीज़ जो है, पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी चीज़ें जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें ऑयल है वो बड़ी तादाद में इंपोर्ट होता है, दालें इंपोर्ट होती हैं, आपके जो थूम और अदरक है ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान तो इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो सालाना अरबों डॉलर की दालें जो है बैरून मुल्क से इंपोर्ट करता है। हम खुद दालें क्यों नहीं उगाते हैं? ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम किसी भी चीज़ की तरफ जो है वो नहीं जा रहे हैं। हम रिवायती फसलें जो हैं वो उगाए जा रहे हैं, या तो गन्ना उगाए जा रहे हैं या गंदम उगाए जा रहे हैं, या हम धान उगाए जा रहे हैं, हम काटन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम सब्जियां जो हैं वो नहीं उगा रहे, हम थूम और अदरक जो है वो नहीं उगा रहे। हम इंपोर्ट होने की वजह से दालों के रेट इतने हो गए हैं, घर में दाल नहीं पकाई जा सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा वो ड्यूटीज़ भी पड़ती हैं, उस पे जो फ्रेट चार्जेस हैं वो भी पड़ते हैं। अगर हमारी अपनी लोकल दाल होगी तो यकीनन उसका रेट जो है वो कम होगा। हम दाल और सब्जियां जो हैं वो हम प्याज और टमाटर बाद से हमें इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं, हमें थूम और अदरक तो हमारे मुल्क में होता ही नहीं है। हम लेकिन इन चीज़ों की तरफ हम तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? पंजाब का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो हर महीने 2-3 प्रेस रिलीज जारी करता है कि हम तेलदार अजनास जो है, जो हमारा कुकिंग ऑयल है, ये हम इसके लिए बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं तेलदार अजनास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन हम इस पर को खुद कफील नहीं हो सके कि हम तेलदार अजनास जिस तरह राया सरसों है या क्यों इस पे गौर नहीं किया जाता? बाकी चीज़ों के ऊपर किया जा रहा है और मुसलसल ये चीज़ें जो है इंपोर्ट की जा रही हैं। अगर यही दालें अपने मुल्क में उगाई जाएँ तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, कितना सरमाया बचाया जा सकता है? हमारा अरबों डॉलर का जो ज़र मुबादला इस वक्त बाहर जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि हम दालें जो है हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। अगर हम दालें खुद प्रोड्यूस कर लें, क्योंकि हमारे पास हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ज़रखेज़ है और हम इन दालों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे मुल्क की ज़मीन ऐसी नहीं है कि वहाँ पे दालें नहीं उग सकती हैं, बाकी चीज़ें उग सकती हैं तो हम दालें नहीं उगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ज़रूरी मुल्क है, यहाँ पर बहुत अच्छी दालें प्रोड्यूस हो सकती हैं और वो सस्ती भी होंगी और जो गरीब है वो उसको अफोर्ड भी कर सकेगा। फिर बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है ना ये जिस तरह लाहौर में बैठ के बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उस पर तशहीर भी की जाती है, लेकिन उसका जो असल उस चीज़ को जो है वो देहातों में एक आम किसान तक जो है वो पहुंचाया नहीं जाता। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि हम जो 4 जो मेन दालें हैं, जिसमें दाल चना है, माश है, दाल मसूर है और दाल मूंग जो है, ये हम मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से ये दालें इम्पोर्ट की जाती हैं? हम कनाडा से दाल इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम इथोपिया से
से कर रहे हैं, म्यांमार से कर रहे हैं, हम टर्की से दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो है वो थाईलैंड, अफ़गानिस्तान से दालें जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इथोपिया जैसे ममालिक हैं, वहाँ से भी आप दालें जो है वो वहाँ से भी आप दालें जो है वो इंपोर्ट करके जो आपके घर में दाल पकती है वो टर्की की हो सकती है, यूक्रेन की हो सकती है, इथोपिया की हो सकती है। कई बार दिल किया माश की दाल पकाने को, लेकिन फिर ये सोच के मेरी वालदा जो हैं वो चिकन पका लेती हैं कि दाल ज़्यादा महंगी है, वो रहने दो। यही फैक्टर है ना कि जब आप कुछ ये चीज़ें उगाएंगे नहीं, आप ये भी दावा करते हैं कि आप दुनिया का एक बड़ा ज़रूरी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं आप उसको इंपोर्ट करते हैं, आप अपने मुल्क में पैदा नहीं करते। तो जब इस तरह के मसाइल होंगे तो आप किस तरह जो है वो तरक्की कर सकते हैं। हम हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ज़रूरी इस्लाहात लाने के लिए ज़रूरी एमरजेंसी की बातें करती है, बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस करती है, लेकिन जो असल चीज़ है उसकी तरफ आज तक नहीं जाया जा सका। और पाकिस्तान की ज़राअत ये जो ज़रूरी इस्लाहात का कहते हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी आज तक अमल दरामद किया गया है? बिल्कुल नहीं का अमल दरामद। अगर अमल दरामद होता तो आजकल जो है हमारे हालात इस तरह ना होते। अगर हम सिर्फ ज़राअत के शोबे पर ही फोकस कर लें तो हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मुबादला हम कमा सकते हैं अगर हम सिर्फ इस एक सेक्टर के ऊपर फोकस कर लें तो। बिल्कुल ऐसा है, हम बहुत ज़्यादा उस पर ज़रा मुबादला कमा सकते हैं, हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है। हम जिस तरह हमने गंदम जो है वो इस दफ़ा इजाफी उगाई है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सका कि हम उसको एक्सपोर्ट करके उससे जो है वो पैसे कमा सकें। उसे एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया गया? इतनी बड़ी तादाद में उसे भी इम्पोर्ट कर लिया गया जबकि मुल्क में ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप हुई थी, फिर क्यों किया गया? अच्छा, उसमें एक चीज़ ये सामने आई है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी मुल्की मफाद पर और गंदम की गैर ज़रूरी तौर पर जो है, जबकि पंजाब ने इस पर बाखबर भी किया था कि गंदम की हमारे पास पहले सरप्लस पड़ी भी है और हमारी बम्पर क्रॉप भी आ रही है, आप इसको इंपोर्ट ना करें, उसके बावजूद जो है वो इसको कर लिया गया। इस तरह हमारा चावल जो है, चावल पर भी हम चावल हमारा एक्सपोर्ट होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर हम उस पर भी काम करें तो उससे हम भारी जो है वो ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हमारे चावल में एक बड़ा इशू ये भी आया कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि हमारे जो कंटेनर चावल के बैरून ममालिक गए हैं उनमें जो पेस्टिसाइड की मिकदार है, जो ज़हरें हम स्प्रे करते हैं उनको जड़ी बीमारियों से बचाने के लिए, वो ज़्यादा निकली है, जिस वजह से हमारे कंटेनर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से वापस आ गए। हमें चाहिए कि किसानों को एजुकेट करें कि जब फसल पकने के करीब होती है तो उस पर जो है वो इस तरह के ना करें। इस तरह हमारी देखा जाए तो हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है और उस काफ़ी खुशकिस्मत है। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलें और इसके ऊपर तवज्जो दें तो किसी खुशहाल हो सकता है। किसानों को थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हम ना करें, हम अपने मुल्क में उसको बनाएं ताकि हम गरीब आवाम को भी उसका फ़ायदा दे सकें। नाजरीन, अब आखिर में बात कर लेते हैं कोयटा के मेट्रोपॉलिटन की नाअहली पर। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ सामने आया है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की गाड़ियां एक साल में 70 करोड़ रुपए से ज़ायद का ईंधन पी गई हैं, मगर शहर में कचरे के ढेर ख़त्म नहीं हो सके। शहर की गली कूचों में कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस बीमारियां भी फैल रही हैं। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है बताने हमारे साथ मौजूद हैं शाह हुसैन कोयटा से। शाह हुसैन, ये बताइएगा कि कोयटा में रोजाना की बुनियाद पर कितना कचरा जमा होता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन कोयटा के पास स्टाफ और कितनी गाड़ियां मौजूद हैं? जी फरजाना, ऐसा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें से 3 ऐसे शोबे जिन पर आज हम बात करेंगे जहाँ पे बड़े पैमाने पे बेकायदगियाँ पाई गई हैं और उनकी तहकीकात भी हो रही है। पहला जो शोबा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो शहर से कचरा उठाने का जो ज़िम्मेदार एक शोबा है इनका। अच्छा। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का जो शोबा है और तीसरा जो शोबा है शहर का, वो भी इंतहाई अहम शोबा है शहर में, वो आर्किटेक्ट ब्रांच जो कि शहर के इमारतों के नक्शेजात की मंजूरी देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो कि कचरा उठाने से मुतालिक के शोबा है। इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास 300 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल हो रही है, जिनमें से 170 से ज़ायद गाड़ियाँ सिर्फ कचरा ठिकाने पे लगाई गई हैं, जो कि इसमें छोटी गाड़ियाँ भी हैं सुजुकी की और बड़े जो ट्रक है वो भी इसमें शामिल हैं। ताहम इनमें जो है वो एक बड़ी तादाद में गाड़ियाँ इस वक्त नाकारा खड़ी हैं, वो गैराज में वर्कशॉप में खड़ी हैं, मरम्मत के लिए खड़ी हैं, जबकि बड़े पैमाने पर जो इनका स्टाफ है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, सफाई का अमला
सिर्फ सफाई का अमला जो है वो 1500 से ज़ायद है। इनमें से ऐसे बड़ी तादाद में जो स्टाफ है वो ऐसा है कि हाज़िरियाँ उनकी लगती हैं, उनको तनख्वाहें मिलती है, मगर वो काम नहीं करते, ड्यूटी पे नहीं आते। इसकी वजह ये है कि माजी में ये जो भर्तियाँ हुई हैं वो सिफारिशी बुनियादों पे यहाँ पे भर्तियाँ हुई, चूँकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऐसा शोबा था जिसकी तरफ कोई हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं दे रही थी। यहाँ भर्तियाँ पे भर्तियाँ होती गई और ऐसे लोग भी भर्ती गए कि खाकरोब के असामी पे ऐसे लोग भर्ती हुए जो कि वो इस शोबे को ही मायूब समझते हैं। खाकरोब का जो शोबा है इस काम को ही मायूब समझते हैं, मगर उनको भी भर्ती किया गया, उनको तनख्वाहें मिल रही है, मगर काम नहीं हो रहा। पिछले साल जो 1400 भर्तियाँ हुई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ इस शोबे के लिए, वहाँ पे एक ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट आई 2023 में कि बड़े पैमाने पे जो कवायद ज़वाबित के बरअक्स भर्तियाँ की गई हैं और उनमें से बाद में रिकॉर्ड भी तलब किया गया ऑडिटर जनरल की तरफ से, मगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ से कोई इसमें पेशरफ्त ना हो सकी कि ये जो भर्तियाँ हुई हैं ये किस बुनियाद पर हुई हैं। और कुछ ऐसे मुलाजमीन भी थे जिनका तो रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था, मगर सिर्फ नाम मौजूद थे, हाज़िरियाँ लग रही थी। कितनी गाड़ियाँ इस वक्त मुकम्मल फाल हैं और कितनी गैर फाल हैं इनमें? मैं 170 जो गाड़ियाँ हैं इनमें से सिर्फ 50 गाड़ियाँ जो है ना 50 से 55 गाड़ियाँ शहर में इस्तेमाल हो रही है और बाकी सारी गाड़ियाँ वो खड़ी हैं। इसकी वजह ये है कि मायदे के 15 साल बंद रहने के बाद सिर्फ 1 साल चला, तो फिर बंद होने की क्या वजह सामने आई? इसकी वजह भी यही है कि चूंकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो उसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो शहर से कचरा उठा के प्लांट तक पहुंचा सके। लेकिन शाह हुसैन ये भी तो देखें ना, क्या वजह है कि करोड़ों रुपए का फ्यूल तो खर्च हो रहा है, वो तो डेली की बुनियाद पे हो रहा है, तो वो कहाँ जाता है? सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ और स्टाफ भी मौजूद हैं, मगर शहर में सफाई देखें तो वो मसला जूं का तू है। जी बिल्कुल, इसी चीज़ को लेके तो अब बलूचिस्तान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, जो मौजूदा हुकूमत है इसने फ़ैसला किया कि कोयटा में जो सफाई का निज़ाम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो निज़ाम है, इसको प्राइवेटाइज़ किया जाए, इसको निजी शोबे के हवाले किया जाए। और अगस्त का महीना जो आ रहा है, ये जो अभी अगस्त का महीना आ रहा है, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस महीने से जो है ना कोयटा में ये सफाई का शोबा निजी शोबे के हवाले किया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये चलाया जाएगा, ताकि शहरियों को पास ये जो सफाई का स्टाफ है वो डोर टू डोर सफाई का स्टाफ जाएँ, वहाँ से कचरा उठाएँ, फिर जाके ठिकाने लगाएँ। चूँकि जो सरकारी शोबा है उसमें तो बासर शख्सियात सियासी बुनियादों पे उन पर मुदाखलत होती है और सिफारिशी बुनियादों पे भर्तियाँ होती है, फिर वो काम नहीं करते। प्राइवेट डिपार्टमेंट, प्राइवेट शोबा जो है वो ऐसा शोबा है कि वो फिर इनसे काम मिलेगा मुलाजमीन से, क्योंकि अगर वो उनको तनख्वाह देगी प्राइवेट सेक्टर में तो वो उनसे काम भी मांगेगी, तो इसलिए उसमें बेहतरी आने की उम्मीद है कि अगर ये जो शोबा है ये प्राइवेटाइज किया गया तो इसमें बेहतरी आने की उम्मीद है। और दूसरा, एक ट्रांसपोर्टेशन पे हमने बात की कि फ्यूल की मद में जो इस वक्त करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सालाना, क्योंकि वो भी तो इसी नाम पे हो रहे हैं कि कचरा टिकाने लगाया जाए, गाड़ियां दौड़ रही है, जो कचरा उठाने की गाड़ियां, आधे से ज्यादा गाड़ियां गैर फाल हैं, लेकिन पेट्रोल जो है वो मुसलसल लग रहा है, लेकिन उसके बाद कचरा भी जूं का तू है, तो अखराजात जो है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, काम जीरो भी नहीं दिखाई दे रहा। जी बिल्कुल, करोड़ों के अखराजात हो रहे हैं, मगर नताइज जो है वो इंतहाई अगर हम ये कहें कि सिफर है नताइज, इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी जो इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है। मौजूदा जो इस वक्त कमिश्नर कोयटा डिवीज़न को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दिया गया, शुरू में तो इसने बड़ी तेज़ी दिखाई, बड़ा काम हुआ, मगर बाद में ये भी जो है ना माफिया के सामने ऐसा लग रहा है कि वो भी बेबस हो गए हैं, चूँकि काफ़ी कोशिशें की मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मगर उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी, इसलिए कि माफिया जो है वो हर शोबे में बैठा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन के हर शोबे में माफिया बैठा हुआ है, तो वो काम नहीं करने देते, किसी को भी काम नहीं कौन करेगा? हुकूमत फिर कहाँ ठहरती है? बलूचिस्तान हुकूमत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बेकायदगियों की रोकथाम और जिम्मेदारान के खिलाफ अब तक क्या इकदाम कर सकी है? जी अभी तक तो ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आया। अब तक जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे इस शोबे के बेहतरी के लिए हुकूमतें आई, यानी पिछले 15 साल से अगर हम ये कहें कि सिर्फ एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 15 साल से गैर फाल है, तो इस पर कोई तवज्जो नहीं देगी, तो बाकी जो शोबे हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, क्या सूरत हाल होगी? वहाँ पे हुकूमत दावे तो करती है
हुकूमत के बेहतरी लाई जाएगी मेट्रोपॉलिटन के जो शोबे हैं। और दूसरी जो अहम बात यहाँ पे हम इसका जिक्र लाजमी करेंगे, चूँकि यहाँ पे कोयटा में इस वक्त कोई लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है पूरे सूबे में। अच्छा। पूरे बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए, मगर कोयटा में अभी तक इंतखाबात नहीं हुए हैं। यानी सूबे के 36 अजला है, 35 अजला में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए। यहाँ पे हल्का बंदियों पे एक तनाज़ा पाया जाता है और अच्छा। अदालतों में ये केसेस चल रहे हैं हल्का बंदियों पे। ठीक है। तो जो वोटर लिस्टें हैं या फिर उन पे काफ़ी तनाज़ात पाए जाते हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। इस वजह से हुकूमत का ये कहना है कि जब तक ये फाइनल नहीं होते लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कोयटा में नहीं कराए जा सकते। तो जब तक आपके पास लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही कोयटा में मौजूद नहीं है, सूबाई दारुल हुकूमत है ये सूबे का चेहरा है। कोयटा के तमाम मामलात को किस तरह से रन किया जा रहा है शाह हुसैन? जी, तो एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। कभी एक एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाता है, कभी दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाता है। वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो भी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ला के ये एक इजाफी चार्ज उनको दिया जाता है। तो वो चार्ज जो यानी कि हर कोई आता है, अपनी मौज करता है और चला जाता है। चला जाता है तो बेहतरी नहीं आती। काफ़ी दावे होते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ तो ऐसी होती है कि एक खसूसी मुहिम चलाई जाती है, उसके लिए फिर फंड्स एलोकेट होते हैं, खसूसी फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। अच्छा। मगर वो 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जो वो जब फंड्स ख़त्म होते हैं फिर खामोशी हो जाती है। फिर जो है ना साल भर जो है ना शहर में क्या वो इतने लिमिटेड फंड्स होते हैं कि वो 1-1.5 महीना खर्च होकर उसके बाद फंड्स खत्म हो जाते हैं? जी, चूँकि ग्रांट पे चलता है ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, इस वक्त तो हुकूमत के ग्रांट पे चलता है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अपनी आमदन जो है वो ना होने के बराबर है। यानी जो अपनी जो जायदादें हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की, उनसे कोई कमाई इनको नहीं हो रही, ना होने के बराबर है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो शोबे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, बदइंतज़ामी का हमने यहाँ पर जिक्र किया कि वहाँ पर सूरत हाल ये है कि तमाम शोबे जो है वो गैर फ़ाल है। उसके मुलाजमीन आते हैं, हाजिरिया तो लगती है, मगर ये कि कोई प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं होने पर उन मुलाजमीन को भी कोई पूछने वाला नहीं है जो अपनी तनख्वाहें तो वहाँ से ले रहे हैं लेकिन किसी काम के काबिल नहीं है वो। जी, नोटिस हुकूमत नोटिस तो ले लेती है। बलूचिस्तान हुकूमत क्या कार्रवाई करती है? नोटिस लेने का फ़ायदा जब आपने कार्रवाई नहीं करनी। जी, जी सिर्फ नोटिस तक मामला जो है वो रहते हैं और नोटिस के आगे फिर कोई काम नहीं होता। ना कोई सस्पेंशन होती है, ना किसी की जो है जवाब तलबी होती है और ना किसी को सज़ा होती है। जब तक यहाँ पे आपके जो जितने भी शोबे हैं सज़ा और जज़ा का कोई निज़ाम ना हो तो इसमें कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुसैन, बड़ी वजह किसको समझते हैं? क्या सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का ना होना इसकी बड़ी वजह है? इसकी मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट का ना होना इसकी बड़ी वजह नहीं है। इसकी बड़ी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत की आदिम दिलचस्पी है। अब तक जो भी हुकूमत आई हैं उनकी दिलचस्पी का आलम ये रहा है कि वो दावे तो करती है, शहर में विज़िट भी करते हैं। ख़ुद मौजूदा वज़ीर आला सरफराज बुगटी इसने कई मरतबा शहर का विज़िट किया है और शहर के हालात देखे हैं उसने, सफाई की सूरत हाल भी देखी। मगर बयानात आते हैं कि बेहतरी लाई जाएगी, कोई एक्शन नहीं होता। जो ख़ास एक्शन होता है कि किसी को सज़ा मिले, जो गैर हाजिर है, जो काम नहीं करता, जो गफलत का ज़िम्मेदार है, जो इंतज़ामी का ज़िम्मेदार है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी काम बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी तो तब आएगी जब आप किसी की गफलत पे एक्शन लो, सस्पेंड करो, जवाब तलबी करें, तब जाके बेहतरी की उम्मीद आती है कि एक सिस्टम में बेहतरी आ जाएगी। मगर यहाँ पे सिर्फ दावे किए जाते हैं। तीसरी चीज़ की जिसका हमने जिक्र किया था, यहाँ पे आर्किटेक्ट ब्रांच यानी इमारतों के जो नक्शाजात है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, वहाँ पे तो इतनी बड़ी बेकायदगियाँ पाई गई हैं कि कोयटा में जो है, कोयटा ज़लज़ले के रेड जोन पे वाक़ है। माजी में बड़े बड़े ज़लज़ले यहाँ पे आए जिसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग उनकी जानें चली गई। और कोयटा में पाबंदी थी, यहाँ पे 30 फुट से ज़ायद इमारत की तामीर पे पाबंदी थी। अब 2 साल पहले यहाँ पे ये इजाज़त बढ़ा के 30 फुट से 60 फुट कर दी गई। मगर इसके बावजूद जो आर्किटेक्ट ब्रांच है, जो वहाँ पे ऐसे नक्शों की मंजूरी दी जाती है, ऐसे नक्शों की मंजूरी दी जाती है जो कि उसमें इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता कि कोयटा ज़लज़ला जोन पे है। इसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं कि आप नक्शे की मंजूरी देते हैं, ज़लज़ला प्रूफ मंजिलें बनानी चाहिए यहाँ पे और जो कवायद ज़वाबित है उसके मुताबिक।
अब पिछले दिनों एक चीफ आर्किटेक्ट को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया इन्हीं बेकायदगियों के उसके ज़िम्मे में। तो उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है, उसके खिलाफ वो उससे तफ्तीश हो रही है। उस पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कवायद व ज़ाबित के बरक्स खिलाफ कानून इमारतों की मंजूरी दी, इनके नक्शेजात की मंजूरी दी। इस चीज़ की तहकीकात हो रही है। तो यहाँ पे मामलात यहाँ ऐसे हैं ना कि ये सिर्फ 3 शोबे हैं जिसका हमने जिक्र किया, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच का, इसके अलावा आर्किटेक्ट ब्रांच का। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, शहरी मसाइल, शहर में इस वक्त मैंने को 30 लाख से ज़ायद की आबादी हैं। गर्मी में ये आबादी मज़ीद बढ़ जाती है, चूँकि कारोबार लाखों की तादाद में लोग आते हैं बाहर से यहाँ पे कारोबार करते हैं, जो कि रात को चले जाते हैं। तो गुंजान आबादी का देखा जाए तो किसी भी जगह की बेहतरी के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए उस पर तवज्जो देनी, उसमें दिलचस्पी लेनी बहुत है। अगर इसी तरह से अदम तवज्जी का शिकार रहा कोयटा तो वो आने वाले वक्तों में मजीद बदतर होता जाएगा। हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए, बलूचिस्तान हुकूमत को खास तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। नाजरीन, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।